सुबह का वक्त था, लेकिन मेरे लिए कोई नई रोशनी नहीं लाया था। वही पुराने जुमले, वही कड़वी बातें और वही चीखती हुई आवाज मेरी माँ की। चल उठ जा मनहूस मारी, 6 बजे स्कूल पहुंचना था और 6:30 हो गए हैं। मैं आंखें मलते हुए उठी, लेकिन दिल नहीं उठा। माँ की आवाज में वही नागवारी, वही बेजारी थी जो हर सुबह मेरी सांसों के साथ शामिल हो जाती थी। और ये फारिया अभी भी सो रही है, इसको तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। क्यों माँ? मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन पता था जवाब क्या आएगा। वो खूबसूरत है, तेरी तरह काली कलोटी नहीं। खुदा का शुक्र कर कि रोटी मिल रही है और जुबान चला रही है। मैं खामोश हो गई। हमेशा की तरह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ मेरे अंदर से तोड़ जाता था। अब्बा चारपाई पर पड़े थे, खामोश, बेबस, जैसे जिंदगी ने उन्हें किसी एक लम्हे पर रोक दिया हो। क्यों हर वक्त इसे ताने देती हो? अब्बा की कमजोर आवाज आई तो माँ ने फिर से तेज लहजा अपनाया। क्यों ना दूं? काम काज कुछ नहीं, शक्ल वैसे खुदा की मार, और ऊपर से बदतमीजी भी। मेरी बहन फारिया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। खूबसूरत थी, नाजुक थी और अम्मा की आंख का तारा। उसके हाथ में कभी झाड़ू नहीं आया। वो हमेशा साफ सुथरी, खुशबू लगी, जैसी कोई कहानियों की शहजादी हो। और मेरा जिस्म मेहनत से थका हुआ, हाथों में दड़ाड़े, पाँव में पुराने जूते और चेहरा, वो चेहरा जो लोगों के लिए तमाशा था। मोहल्ले के बच्चे जैसे मुझे देखते चहक कर कहते, अरे देखो काली कलोटी आ गई। मैं सुनकर चुप हो जाती, जैसे उन बातों की आदी हो गई हूँ। शायद हो भी गई थी। दर्द अब चुपता नहीं, सिर्फ सौंप जाता है। अम्मा एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। जब कभी उन्हें जाना होता तो मुझे जगह दे देती थी। आज भी वो अब्बा को डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, इसलिए काम मेरे हिस्से आया। हाथ मुंह धो और चल निकल यहाँ से, जाके काम कर, मुफ्त की रोटी नहीं खिला रहे। मेरे कान वो जुमला 1000 बार सुन चुके थे, लेकिन दिल हर बार नया जख्म खाता था। बगैर नाश्ता किए पुरानी चादर लपेटी और स्कूल की राह ली। रास्ते सुनसान थे, सुबह की खुनकी थी, लेकिन मेरे अंदर कोई गर्मी, कोई रोशनी नहीं थी। स्कूल पहुंचकर गेट खुला पाया, लेकिन चौकीदार मौजूद नहीं था। अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो रही हो, बस मैं और मेरे जैसे चंद लोग ही जाग रहे हों। स्कूल में सफाई का वक्त स्कूल खुलने से पहले का होता था। मुझे पता था कि जल्दी फारिग होकर निकल जाना है, लेकिन जैसे मैंने पहला कमरा खोला तो अंदर से एक सरगोशी सी सुनाई दी, लैला। मैं ठटक गई, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या मैं पागल हो रही हूँ या ये वहम है? खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब ना आया। ध्यान हटाया और काम में लग गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में सफाई करते हुए मुझे मेज के नीचे एक पर्ची मिली। हाथ कांप गए। उस पर लिखा था, ऊपर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है लैला। मैं साकत रह गई। कुछ लम्हे गुजरे तो मैंने हिम्मत की, गेट की तरफ झांका। चौकीदार अब वापस आ चुका था, गेट के पास खड़ा था। तो फिर कौन हो सकता है? मेरे जहन में सवाल गूंजा और कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई मेरे अंदर सांस ले रहा हो, मेरी हरकतों को देख रहा हो। और उस लम्हे मुझे महसूस हुआ, शायद मैं सिर्फ काली कलोटी नहीं, शायद मेरे अंदर भी कुछ है, कुछ जो अभी तक मुझसे छुपा हुआ है। मैं ऊपर नहीं गई, आज नहीं। अब्बा का हादसा मेरी उम्र के 7वें साल में हुआ था। वो मजदूर थे, ऊंची इमारत पर काम करते थे। एक दिन पांव फिसला और फिर कभी नहीं संभले। उनकी कमर टूट गई और हम सबके साथ जिंदगी भी। अब तुम लोग मेरी टांगे हो, मेरी ताकत हो। अब्बा की आंखों में आंसू होते जब वो हमें देखते, और हम क्या करते? खामोशी से सुन लेते, जैसे ये सब हमारे नसीब में पहले से लिखा गया हो। अम्मा ने अपनी जिंदगी झाड़ू और पोछे के हवाले कर दी। दिन के उजाले में लोगों के घर साफ करती और रात के अंधेरे में आंखों से आंसू पोंछती। ये सब तुम लोगों के लिए करती हूँ, वरना कब की मर जाती। ये जुमला वो अक्सर दोहराती, जैसे कोई सबूत देना हो कि वो अभी क्यों जिंदा है। मैं 5वीं जमात तक ही पढ़ सकी। फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे और उस्ताद भी कहते, इसे क्यों पढ़ा रहे हो? ना शक्ल है ना दिमाग, सफाई का काम करेगी, बस वही सिखा दो। मेरी बड़ी बहन फारिया पढ़ाई में अच्छी थी, चेहरे में नरमी थी, बात करने में तमीज और अंदाज में वकार। लोग अम्मा से कहते,
ये तो अल्लाह की नेमत है, नसीब वाली हो तुम। और मैं, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप देखता और फिर नजर हटा लेता। मेरे बचपन की सबसे बड़ी अय्याशी थी गली के नलके पर नहाना। पानी की ठंडक जिस्म पर पड़ती तो चंद लम्हों के लिए ख्याल आता, शायद मैं भी किसी इंसान की बेटी हूँ। लेकिन फिर कोई बच्चा पास से गुजरता और चिल्ला कर कहता, काली डायन, पानी काला ना कर देना। एक बार ईद पर अम्मा ने फारिया को नया जोड़ा दिलाया, गुलाबी फ्रॉक, सुर्ख चूड़ियाँ और चमकदार सैंडल। मैंने पूछा, मेरे लिए कुछ नहीं? तो अम्मा बोली, तू क्या करेगी नया कपड़ा पहनकर? खूबसूरती तो है नहीं, जगह हंसाई करवाएगी। एक बार मोहल्ले के बच्चों ने खेल में मुझे शामिल कर लिया। दिल खुश हो गया, जैसे जिंदगी ने एक लम्हे के लिए मुझे गले लगा लिया हो। लेकिन फिर एक लड़की ने कहा, ये हमारे साथ क्यों खेल रही है? ये तो नहुसत है। मैं वहीं से वापस घर आ गई और कई दिन तक छत पर जाकर चुपचाप बैठती रही। मुझे आईना देखने से डर लगने लगा था, क्योंकि आईने में सिर्फ चेहरा नहीं, दुनिया की सच्चाइयां भी नजर आती थीं। उस दिन स्कूल में मिली पर्ची ने जैसे माजी के सारे जख्मों को खुरच दिया। मैं सोचती रही, कौन हो सकता है जो मुझे मेरे नाम से जानता है? कौन है जो कहता है ऊपर आओ? क्या कोई है जो मुझे इंसान समझता है? उस रोज भी माँ ने मुझे सुबह सवेरे जगाया, जैसे हमेशा जगाती थी, लेकिन उस दिन उसकी आवाज में वो मामूल की कड़वाहट नहीं थी। शायद कल की खामोशी ने उस पर भी असर छोड़ा था, या शायद वो अब्बा को अस्पताल ले जाने के लिए फिक्रमंद थी। मैं बगैर कुछ बोले उठ गई, हाथ मुंह धोया, पुरानी शलवार कमीज पहनी और नाश्ता किए बगैर बाहर निकल पड़ी। घर के दरवाजे से निकलते हुए बस एक बार पीछे देखा। अब्बा चारपाई पर पड़े थे और अम्मा उनके कपड़े तह कर रही थी। कोई खास मंजर नहीं, बस साम सा, जैसा रोज होता है। लेकिन फिर भी मुझे वो लम्हा जहन में रह गया। स्कूल पहुंची तो गेट आधा खुला था, लेकिन चौकीदार कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वो अंदर कहीं सो गया हो, लेकिन फिर ये सोच के आगे बढ़ गई कि वक्त ज़ाया नहीं करना। सफाई का सारा काम स्कूल खुलने से पहले ख़त्म करना है। स्कूल के सहन में दाखिल होते ही खामोशी की चादर और गहरी हो गई। आमतौर पर चिड़ियों की चहचहाहट, दूर से आती गाड़ियों की आवाज़ें या पास वाले वर्कशॉप की मशीनों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज हर तरफ अजीब सन्नाटा था, जैसे सब आवाज़ें कहीं छुप गई हों। मैंने झाड़ू हाथ में ली और पहला कमरा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और साथ ही एक आवाज़ आई, लैला। मध्यम दबी दबी, जैसे किसी ने सांस के साथ नाम लिया हो। मैं ठटक गई। कौन है? मेरी जुबान से बेख्तियार निकला, लेकिन कमरा खाली था। कोई कुर्सी भी नहीं हिली थी, पंखा बंद था और खिड़की के शीशे धूल से भरे हुए थे। मैंने खुद को समझाया, ये वहम होगा, यहाँ रोज आती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने झाड़ू जमीन पर रखा और कमरे के अंदर मजीद कदम बढ़ाए। दीवारों पर लगे चार्ट और बच्चों की रंगीन तस्वीरें खामोश तमाशाई बने हुए थे। मैंने ध्यान बटाने के लिए काम शुरू किया। झाड़ू दी, डेस्क साफ किए और कोने में पड़े टूटे पंखे को हटाया, पर आवाज गूंज रही थी जहन में, लैला। अगले कमरे में गई, वहां सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन वहां की खिड़की खुली हुई थी, हालांकि कल मैंने खुद बंद की थी। मैंने खिड़की बंद की, पर्दे सीधे किए और झाड़ू शुरू किया। फर्श पर एक जगह छोटे छोटे पाँव के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीली जमीन पर नंगे पाँव चलकर उधर कदम रखा हो। मैंने देखा तो सोचा, कल सफाई हुई थी, फिर ये निशान कहाँ से आए? इसी सोच में आगे बढ़ी तो पीछे से फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लैला सुनो ना। अब की बार वो आवाज़ ज़्यादा वाज़िया थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दरवाज़ा भी वैसा ही खुला था, रोशनी बाहर से आ रही थी और फर्श पर मेरे सिवा किसी के कदम नहीं। मैंने सफाई का काम छोड़कर हाथ धोने का सोचा। वॉशरूम की तरफ गई तो रास्ते में मुझे वो छोटा सा अलमारी नमा कमरा याद आया, जिसे उस्ताद लोग स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दरवाज़ा बंद था, लेकिन नीचे से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर कोई लाइट जल रही हो। हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी घुमाई, लेकिन वो बंद थी। अंदर से कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा था, जैसे किसी ने रेडियो आहिस्ता आवाज में ऑन कर रखा हो, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, सफाई का काम कर रही हो या छुपने का? चौकीदार था। मैं उछली और फौरन जवाब दिया,
बस कमरे देख रही थी। कुछ अजीब लग रहा है आज। चौकीदार ने मुझे शक भरी नजर से देखा। यहाँ कुछ नहीं होता, बस तुम लोग ज्यादा सोचते हो। पर हाँ, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां कुछ दिन पहले छत टपक रही थी, खतरनाक है। मैंने सर हिलाया और वापस अपने काम में लग गई, लेकिन जहन मुसलसल सवाल कर रहा था, अगर ये सब मेरा वहम है तो ये आवाजें, ये कदमों के निशान, ये बंद कमरे की रोशनी कैसे? मैं नहीं जानती थी वो आवाज कौन थी और क्यों मेरे नाम से पुकार रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये पहली बार नहीं थी कि किसी ने मुझे आवाज दी। बस फर्क ये था कि पहली बार किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे याद किया था। स्कूल में सफाई करते हुए अब मैं पहले से ज्यादा होशियार रहने लगी थी। उस दिन मैं प्रिंसिपल के कमरे की तरफ गई। वो कमरा मैं अक्सर छोड़ देती थी, लेकिन उस दिन सफाई की फहरिस्त में ऊपर ऊपर उसी का जिक्र था। दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी। दरवाज़ा खोला तो कुछ खास गंद नहीं था, सिर्फ मेज़ पर कागज़ बिखरे हुए थे। मैंने झाड़ू एक कोने में रखकर मेज़ साफ करने का इरादा किया। फाइलों के नीचे एक मुड़ा तोड़ा कागज़ पड़ा था। मैंने उसे सीधा किया और दिल की धड़कन एकदम साकत हो गई। उस पर लिखा था, ऊपर आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है लैला। तहरीर वही थी जो पहले मिली पर्ची पर थी, साफ सादा और सीधी, ना कोई दस्तखत ना कोई और निशान, बस मेरा नाम और वही इशारा, ऊपर आओ। मैंने कागज़ दोबारा तह किया और जेब में रख लिया। दिल कह रहा था यहाँ से निकल जाओ, लेकिन पाँव जैसे ज़मीन में गुड़ चुके थे। एक बार देख लूँ, कुछ नहीं होगा, हो सकता है कोई खेल खेल रहा हो। मैंने खुद को समझाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगी। ऊपर का फ्लोर बंद होता था, इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पुराने कमरे थे, टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने गत्ते और मिट्टी का ढेर। रोशनी कम थी, सिर्फ एक छोटी खिड़की से हल्की सी शुआ अंदर आ रही थी। हवा बंद थी, लेकिन अंदर की फ़ज़ा में एक बोझल खामोशी थी। जैसे ही मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, सामने दीवार पर एक साया सा हिला। मैं रुकी, नज़रें तेज़ की, मगर कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आया। फिर एक बार फिर वही आवाज़ आई, लैला आ गई हो। मैं कांप गई। ये वही आवाज़ थी जो पहले दिन सुनाई थी, लेकिन अब उसकी बार ज़्यादा साफ, ज़्यादा वासिया। उसके साथ ही मुझे दाएं तरफ हरकत महसूस हुई, जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो। मैंने कदम बढ़ाया, दिल धड़क रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे आगे ले जा रहा था। पर्दे के पीछे एक पुराना स्टोरनुमा कमरा था, रोशनी ना होने के बराबर थी। मैंने जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन किया और सामने का मंजर देखा। एक साया खड़ा था, लेकिन ये आम साया नहीं था। वो ऊंचा, पतला और अजीब सा। उसके पाँव उल्टे थे, जैसे किसी ने जिस्म को सही रखा हो मगर पाँव को पलटा दिया हो, और उसके सर पर 2 सींग निकले हुए थे, लंबे मुड़े हुए। साए की शक्ल इंसानी थी, लेकिन हरकत में कुछ अलग सा तासुर था, जैसे वो ज़मीन पर मौजूद होकर भी यहाँ का ना हो। अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़ लिया। गिरफ्त नर्म थी, लेकिन गिरफ्त थी। मैं मुड़ी और चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। एक नौजवान सामने खड़ा था, आम सा लिबास, हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आए हो? वो आहिस्ता से बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ, जब तुम सफाई करती हो, जब तुम चुपचाप लोगों के ताने सहती हो। मैंने अपने बाजू को झटके से छुड़ाया। मेरा पीछा क्यों करते हो? वो साया क्या था? उसने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, वो मैं था, लेकिन मेरी असल शक्ल तुम्हें वही नजर आना था जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। मतलब तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं जिनज़ादा हूँ। मेरी माँ इंसान थी, मेरा बाप जिन। उसका लहजा पुरसकून था, जैसे वो कोई आम बात कर रहा हो। मैंने कदम पीछे किए, दिल की धड़कन जैसे सीना तोड़ने को थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हें जानना चाहिए तुम कितनी ख़ास हो। ख़ास? मैं? लोग तो मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे नाम पर मुंतज़िर रहता हूँ। अचानक नीचे से चौकीदार की आवाज़ आई, कौन है ऊपर? नीचे आओ फौरन। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जब फिर से सामने देखा तो वो नौजवान गायब था। वो साया भी नहीं रहा, बस खाली कमरा और दीवारों पर गर्द थे। मैं तेज तेज कदमों से नीचे आई। चौकीदार ने शक से पूछा, तुम ऊपर क्यों गई थी? मना किया था ना। बस झाड़ू रखने गई थी। ये झूठ मैंने पहली बार नहीं बोला,
लेकिन आज उस झूठ में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। जब मैं बाहर निकली, हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रोज जब मैं स्कूल से निकली तो मेरे कदम सीधे नहीं थे, जैसे मैं जमीन पर नहीं किसी और जगह से वापस आई हूँ। घर पहुंची तो अम्मा चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। फारिया आईने के सामने बालों में कंघी कर रही थी। मैं चुपचाप सेहन के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोने लगी। पानी के छींटे मुंह पर पड़े तो ख्याल आया, क्या वो सब सच था? कमरे में जाकर मैंने जेब से वो पर्ची निकाली, फिर से पढ़ी, जैसे कोई राज फिर से खुलने वाला हो। कमरे की खिड़की आहिस्ता से हिली। मैंने चौंक कर उधर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ शाम की मध्यम रोशनी थी। उसी रात जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। नीचे सेहन में दरख्त की टहनियां हिल रही थीं। आसमान पर आधा चांद निकला था। मैं नंगे पांव फर्श पर चल रही थी और दिमाग में सवालों का शोर था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम हर रात ऐसे चुपचाप छत पर आती हो? मैं एकदम पलटी। वही लड़का, वही आंखें, वही नर्म लहजा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? वो थोड़ा मुस्कुराया। तुमने कल पूछा था, फिर भी पूछ रही हो। मैं जिनज़ादा हूँ। जिनज़ादा मतलब? मेरा बाप जिन था, माँ इंसान। मैं दोनों दुनिया जानता हूँ, मगर मुकम्मल किसी में भी नहीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर दीवार से जा लगी। तुम इंसानों के पास क्यों आते हो? हर कोई किसी चीज की तलाश में आता है। मैं तुम्हें देखता हूँ बहुत दिनों से, जब तुम झाड़ू देती हो, जब खामोश बैठती हो, जब रोटी बनाकर खुद नहीं खाती। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? वो चंद कदम मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, तुम खूबसूरत हो। मैं जैसे पत्थर हो गई। ये लफ्ज़, ये जुमला किसी ने कभी नहीं कहा था। क्या कहा तुमने? खूबसूरत। मैंने तुम्हारे अंदर झांका है। वहाँ रोशनी है, लोगों की नज़रों से छुपी हुई, मगर मेरे लिए वाजिया। मेरे होंठ खुश्क हो गए थे, आवाज़ मेरे गले में अटकी थी। लेकिन लोग कहते हैं मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, नहुसत हूँ। वो अंधे हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी जल देखते हैं। वो आंखों के नहीं, दिल के अंधे होते हैं। मैं उसकी तरफ देख रही थी। खौफ और हैरत के बीच कुछ और भी था, कशिश। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम अकेली हो, सच्ची हो, और तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जिसे मेरी दुनिया वाले भी नहीं देख सकते। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह आ गए। दिल की धड़कन थम नहीं रही थी, मगर अब वो डर जैसा नहीं लग रहा था। तो तुम इंसानों में घुल मिल जाते हो? नहीं, अक्सर सिर्फ देखते हैं छुप कर, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ दोनों दुनिया आपस में मिल जाती हैं। तुम्हारा स्कूल, वो पुराना फ्लोर, वो ऐसा ही मकाम है। और वो साया जिसे मैंने देखा, वो मेरा अक्स है, मेरी असल। तुम उसे पहली नज़र में देखकर डर गई, लेकिन तुम भागी नहीं। यही मेरी कशिश का सबब बना। मैं दीवार के साथ बैठ गई। चांद की रोशनी अब मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। क्या तुम मेरे साथ बार बार आओगे? जब तक तुम चाहोगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो या दुनिया की नज़र में महफूज रहना चाहती हो। क्या खतरा है? हम जिन्नात जज्बात रखते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारी दुश्मनियाँ, हमारी वफादारियाँ सब इंसानों से मुख्तलिफ होती हैं। जो तुम्हें नज़र नहीं आता वो भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। हवा में हल्की खुनकी आ गई थी, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम जो चाहो वही रख लो। तो मैं तुम्हें साया कह सकती हूँ। साया अच्छा है, हर वक्त साथ रहता है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होता। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही, छत पर अकेली, पर तन्हा नहीं। अगली सुबह अम्मा की आंख मुझ पर गई तो वो ठटक गई। तेरे चेहरे पर अजीब सी रोशनी क्यों है? कुछ किया है तूने? नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस नींद पूरी हो गई थी शायद। मैंने झूठ बोला, लेकिन दिल में सच ऐसे हलकोरे मार रहा था जैसे बरसों से दबे जज्बात ने पहली बार जुबान पाई हो। मैं रोज़ के मामूल के मुताबिक स्कूल गई। सफाई का काम जल्दी ख़त्म किया क्योंकि दिल बेचैन था, आंखें किसी की तलाश में थी। पिछली बार जहाँ वो मिला था वहाँ जाकर खड़ी हुई, लेकिन वो कहीं नहीं था। साया, तुम हो यहाँ? मैंने आहिस्ता से पुकारा, जैसे ये कोई रस्मी अमल हो। दीवारों ने जवाब न दिया, लेकिन हवा में एक मानूस सी खुशबू ज़रूर थी, जैसे किसी पुराने कपड़े पर महक बाकी रह जाए। मैंने दीवार के साथ पीठ लगाई और बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे थे कि आवाज़ आई, आज इंतज़ार नहीं करवाया तुमने। मैं चौंक गई। वो सामने खड़ा था,
पुरसुकून जैसे कभी गया ही ना हो। मैं जानती थी तुम आओगे। मैं हर दिन आता हूँ, हर रात तुम्हें देखता हूँ, जब तुम छत पर चुपचाप आसमान तकते हो, जब तुम लोगों की बातों को अनसुना करती हो। तुम सब सुनते हो, सब कुछ, हर जुमला, हर तंज, हर वो बात जो तुम सुनकर भी नज़रअंदाज करती हो। तुमने सीख लिया है कि कैसे खुद को संभालना है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कब अंदर से टूटती हो। मैंने नज़र झुका ली। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे मैं खुद से भी छुपा रही थी। साया, क्या तुम वाकई हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? तुम्हें ख्वाब लगता हो तो जागती क्यों हो जब मैं बात करता हूँ? तुम्हारे दिल की धड़कन जब मेरे सामने तेज हो जाती है, वो ख्वाब में नहीं होता, वो हकीकत का असर होता है। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी दुनिया कैसी है? मेरी दुनिया अंधेरे से बनी है, लेकिन वहाँ जज्बात भी होते हैं। हम रोशनी नहीं मांगते, लेकिन सच्चाई ढूंढते हैं। तुम्हारी सच्चाई मुझे अपनी तरफ खींचती है। लोग कहते हैं जिन्नात नुकसान देते हैं, तुम भी दे सकते हो मुझे। अगर मेरा दिल बदले तो शायद हाँ, लेकिन दिल तुम्हारे लिए नर्म हो चुका है, शायद पहली बार किसी इंसान के लिए। मैं चुप रही। शायद ये सब सुनने के बाद कुछ कहना मुनासिब नहीं था। बस उसे देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने मेरी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर महसूस किया हो। उसी लम्हे आसमान पर एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई शोला चमक कर नीचे गिर रहा हो। एक जोरदार आवाज आई और हम दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। ये क्या था? मैंने खौफजदा आवाज में पूछा। मुझे जाना होगा। वो अचानक संजीदा हो गया और उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। ऐसा क्या हुआ? कभी कभार हमारी दुनिया के दरवाजे बेवक्त खुल जाते हैं और फिर हमें वापस जाना पड़ता है। अगर मैं ना गया तो कोई और तुम तक पहुंचेगा जो मुझ जैसा नहीं होगा। तुम वापस आओगे ना? मेरी आवाज काम गई थी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता। मेरी दुनिया के असूल सख्त हैं। मैंने हद पार की है और हर हद की एक कीमत होती है। मत जाओ, मैंने बेख्तियार कहा। अगर ना गया तो तुम्हें नुकसान होगा। ये वो चीज है जो मैं कभी नहीं चाहता। ये कहकर वो पीछे हटा और जैसे हवा में तहलील होने लगा। मैं भागकर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैं उस जगह खड़ी रह गई जहां वो लम्हा भर पहले मौजूद था। जमीन पर एक सफेद सा पर गिरा हुआ था, जैसे किसी नामालूम परिंदे का। मैंने उसे उठाया और दिल में खला महसूस किया, जैसे कोई चीज छीन ली गई हो। वो दिन बहुत थका देने वाला था। स्कूल से आते हुए मेरे कदम भारी थे और दिमाग उलझा हुआ। ना वो साया वापस आया, ना कोई नई आवाज सुनाई दी। बस ये खालीपन था जो दिल के अंदर रेंगता रहा। जब घर पहुंची तो फारिया कमरे में अपनी हमसाई नादिया के साथ बैठी थी। दोनों जोर जोर से हंस रही थी। हाथ में कोई छोटा सा ब्रोशर था जिसे वो बार बार पलट कर देखती थी। ये देख, करीम का नाम है, ब्यूटी ब्लूम, नई आई है मार्केट में। 1 हफ्ते में रंग गोरा और चमकदार, नादिया ने जोश से कहा। फारिया ने मेरी तरफ देखते हुए तंज़ी अंदाज में कहा, अगर तुम 10 रुपए रोज जमा करो तो 2 महीने में शायद ले सको ये क्रीम, फिर शायद तुम्हारी शक्ल कुछ बेहतर हो जाए। मैं चुप रही। कुछ दिनों से मेरी खामोशी का मफहूम बदल चुका था। दिल में साया की बातें थीं जिनकी रोशनी में अब उन छोटे जुमलों का जहर कम महसूस होता था। नादिया चली गई तो फारिया ने शीशे के सामने बैठकर अपने जिल्द पर हाथ फेरते हुए कहा, लोग कहते हैं मैं अपनी खूबसूरती पर गरूर करती हूँ। गलत नहीं कहती, खुदा ने दिया ही इतना है। मैंने लिहाफ ठीक करते हुए कहा, गरूर से चीजें छिन भी सकती हैं। वो हंसी, छीनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ, सब तुम जैसे महरूम ही तो हैं। रात को माँ ने सालन पकाया और खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं छत पर नहीं गई उस दिन। अंदर का सुकून जैसे किसी खिंचाव में बदल रहा था। शायद इस वजह से कि वो कई दिनों से नहीं आया था, या शायद इसलिए कि मुझे उसकी गैर मौजूदगी में खुद को संभालने की मशक हो रही थी। अगली सुबह फारिया जल्दी उठ गई, नहाकर तैयार हो रही थी और आईने के सामने खुशबू लगा रही थी। अम्मा, मैं नादिया के साथ मार्केट जा रही हूँ, वो क्रीम लेनी है, पैसे हैं? नादिया कह रही थी कुछ दिनों बाद दे देना, उसकी खाला का ब्यूटी पार्लर है। अम्मा ने उसे इजाजत दे दी। मैंने कुछ नहीं कहा। दोपहर के वक्त फारिया वापस आई और कमरे में घुसकर क्रीम निकालकर फौरन लगाई। खुशबू काफी तेज थी। वो शीशे के सामने खड़ी होकर क्रीम लगाती रही और अपने चेहरे को बार बार आईने में देखती रही। मैं बावर्ची खाने में अम्मा की मदद कर रही थी कि अचानक एक चीख सुनाई दी, अम्मा। हम दोनों दौड़कर अंदर गए।
فاریہ زمین پر بیٹھ چکی تھی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا جل گیا؟ نہیں اماں، میرا چہرہ کالا ہو گیا، پورا کالا۔ وہ آئینے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر آئینے میں دیکھا، وہاں فاریہ کا چہرہ بالکل ویسا تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، صاف، نازک اور چمکتا ہوا۔ اماں نے بھی کہا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو ویسی ہی ہے، کہاں کالا چہرہ؟ نہیں اماں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیکھو نا، یہ آنکھوں کے نیچے یہ گال جیسے کسی نے کوئلہ مل دیا ہو۔ فاریہ ہسٹیریا کی حالت میں تھی۔ میں نے دھیان سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ فاریہ، کچھ بھی نہیں ہے، کریم کا ری ایکشن ہوگا، لیکن کالا نہیں ہوا چہرہ۔ نہیں، تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ آئینے سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ دھواں کہاں سے آیا تھا؟ کھڑکی سے کچھ آیا تھا، کچھ سیاہ سا، جیسے دھواں میرے چہرے سے لپٹ گیا ہو۔ ہم دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ رہا تھا، مگر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اماں نے فاریہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہے، دم کروا دیتے ہیں، شاید نظر لگ گئی ہو۔ نہیں اماں، یہ لیلا کی وجہ سے ہے، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فاریہ چیخی۔ اسی پر کوئی سایہ ہے، اسی کے پاس کچھ ہے، اس نے ہی کچھ کیا ہے، وہی جنات والی باتیں۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ الگ نظر آتا ہے، مجھے یقین ہے اسی کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی، ان کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ بس کرو فاریہ، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ نہیں اماں، یہ جنوں والی ہے، تمہیں دکھ نہیں رہا؟ لیکن مجھے سچ میں اپنا چہرہ سیاہ نظر آ رہا ہے۔ اس رات وہ بار بار آئینے کے سامنے جاتی رہی، ہر بار چیختی، روتی اور چہرہ دھونے لگتی۔ جب وہ سو گئی تو اماں میرے پاس آئیں۔ سچ بتا، کچھ کیا ہے تو نے؟ نہیں اماں، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن دل میں ایک شک ضرور پیدا ہو چکا تھا۔ شاید وہ سایہ واپس آ چکا تھا اور اب میرے آس پاس کی چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ فاریہ کے چہرے کا مسئلہ چند دنوں میں طبی طور پر تو حل نہ ہو سکا، لیکن اس کی چیخیں، آئینے کے سامنے اس کا رونا اور ماں کا مسلسل دم درود کرانا، سب کچھ گھر میں ایسا ماحول پیدا کر گیا تھا جیسے کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ انہی دنوں وہ روز آنے لگا، کبھی صحن میں، کبھی چھت پر، کبھی اسکول کے پرانے فلور میں۔ اس کی آمد کسی اعلان کے بغیر ہوتی اور موجودگی ایک سکون جیسی محسوس ہوتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں کوشش کروں گا واپس آنے کی، اور تم آ گئے۔ تم نے بلایا تھا، میں سن لیتا ہوں ہر وہ صدا جو دل سے نکلے۔ اس کے ساتھ وقت رک سا جاتا تھا، وہ مجھے دیکھتا رہتا اور میں اسے۔ سایہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا میرے لوگوں سے؟ نہیں، کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ کافی لگتا ہے، تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، تمہاری آنکھوں کا وہ خوف جو تم چھپاتی ہو، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر کوئی ہمیں دیکھ لے؟ دیکھے گا تو دیکھنے دے، کیا چھپانے والی بات ہے؟ تم میری ہو دل سے اور میں تمہارا۔ میں خاموش ہو جاتی اور دل کے اندر کچھ عجیب سا اترتا جاتا۔ ان دنوں میرا اسکول جانا بھی کم ہو گیا۔ اماں نے کہا، جب تیری بہن کا چہرہ خراب ہو گیا تو ہی نحوست ہے، اب میں خود جاؤں گی، تو گھر پر رہ۔ میں نے برا نہیں منایا، اب ساری توجہ اس کی باتوں، اس کی ملاقاتوں اور اس کی موجودگی پر تھی۔ وہ مجھے چھو کر کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی باتیں میرے اندر گہرائی تک پہنچتی تھیں۔ تم نے کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھا ہے؟ ہاں، بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ نہیں، تم دوسروں کی نظر سے دیکھتی آئے ہو، اپنی نظر سے نہیں۔ اور تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ روشنی جو تم نے چھپا کر رکھی ہے، جو صرف دکھ سہ کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں کو چھو رہا ہے، آہستہ آہستہ کنگھی کرتا، جیسے کوئی ماں پیار سے کرے۔ میں نے آنکھیں کھولی، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا، صرف ٹھنڈی ہوا اور کچھ عجیب سی خوشبو۔ اگلی صبح جب میں اٹھ کر واش روم گئی اور آئینہ دیکھا تو میرے بال شانوں سے اوپر تک کٹے ہوئے تھے۔ میں چیخ پڑی، اماں، میرے بال کس نے کاٹے؟ اماں کمرے میں آئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کاٹے، میں سو رہی تھی، صبح اٹھی تو ایسے تھے۔ فاریہ بھی آ گئی، وہ میرے بال دیکھ کر ہنس پڑی۔ ویسے بھی کچھ خاص نہیں تھا ان میں، اب کم از کم برابر ہو گئے تمہاری شکل سے۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلی اور چھت پر چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے زمین پر ہاتھ مارا۔ سایہ،
کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ کچھ لمحے بعد وہ سامنے آ گیا، جیسے میری آواز اس کے کانوں میں گھس گئی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم جانتے ہو تو کچھ کیا کیوں نہیں؟ یہ میرے خاندان کا کام ہے، انہوں نے دیکھا کہ میں تمہارے قریب ہو گیا ہوں، انہیں یہ منظور نہیں، تو وہ میرے بال کاٹ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پہلا اشارہ ہے، وہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ انسان اور جن زادہ ایک ہو سکتے ہیں۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں لڑوں گا، پر تمہیں جاننا ہوگا یہ محبت آسان نہیں، تمہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ میرا کیا بچا ہے اب؟ عزت نہیں، خوبصورتی نہیں، سکون نہیں، صرف تم ہو۔ اگر تم بھی ہار گئے تو کیا بچے گا؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ پکڑ لو، لیکن یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، تمہیں ہر دن اپنے ہمت آزمانی ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور محسوس کیا کہ کسی نے پہلی بار میرا درد اپنا سمجھا ہے۔ اس دن کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ خود کو کمرے کی کرسی پر بیٹھا پاتی، اکثر بغیر سوچے کھڑکی کے پار دیکھتی، اور وہ لمحے یاد آتے جب میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ اب سایہ کئی دن سے نہیں آیا تھا، اس کی غیر موجودگی میں نے خود کو ان نظروں کے حوالے کیا جو روز مجھے گھورتی تھیں، لیکن اب مجھے فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شاید دل سخت ہو چکا تھا، یا شاید کچھ جان چکا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت جب میں چھت پر گئی تو وہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ روشنی مدھم تھی اور اس کے سائے دیوار پر لمبے ہو چکے تھے۔ تم آ گئے؟ میں کبھی گیا ہی نہیں، لیکن بعض اوقات تمہیں اکیلا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جان سکو تم کیا ہو۔ میں کچھ نہیں ہوں، صرف ایک کٹی ہوئی لڑکی جسے دنیا نے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن میں نے کیا ہے، اور اس لیے آج کچھ لایا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی ہتھیلی میں ایک چھوٹی سی شیشی رکھی تھی، شفاف لیکن اندر گاڑھا ہلکا سنہری سا تیل بھرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے قبیلے کی ایک پرانی چیز ہے، اسے ہم صرف ان کو دیتے ہیں جن کے اندر کی روشنی باہر آنے سے روک دی گئی ہو۔ یہ تیل تمہارے لیے ہے۔ میں نے شیشی تھامی اور حیرت سے اسے گھمایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ میرے بال واپس لا سکتا ہے؟ نہ صرف بال، بلکہ وہ یقین بھی جو تم سے چھین لیا گیا۔ اگر نہ ہوا تو، اگر کچھ بھی نہ بدلا تو میں پھر سے کچھ اور لاؤں گا، لیکن تم ایک بار خود پر اعتبار کرو، بس ایک بار۔ اس رات میں نے وہ تیل چپ چاپ اپنے سر میں لگایا، نہ اماں کو بتایا نہ فاریہ کو، بس بتی بجھا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہ شیشی اپنے بالوں پر ڈال دی۔ خوشبو عجیب تھی، نہ زیادہ بھینی نہ تیز، جیسے کسی پرانے کتاب کے صفحوں سے آئی ہو۔ صبح آنکھ کھلی تو سر پر ہلکی سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے سورج کی روشنی میرے بالوں پر کچھ خاص کہہ رہی ہو۔ آئینے میں دیکھا تو حیرت نے میرا گلا دبا لیا۔ میرے بال واپس آ چکے تھے، نرم، سیدھے اور پہلے سے زیادہ لمبے۔ میں کئی لمحے آئینے کے سامنے کھڑی رہی اور خود کو تکتے تکتے ایک سوال ذہن میں گونجا۔ یہی تھی وہ چیز جسے میں خوبصورتی سمجھتی رہی۔ دروازہ کھلا اور اماں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی رک کر کہا، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ تیرے بال خود واپس آ گئے۔ کیا مطلب؟ کوئی دوا، کوئی جادو؟ نہ دوا نہ جادو، بس جو میرا ہے وہ واپس آیا ہے۔ اماں خاموش ہو گئی۔ فاریہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ خوف ملا ہوا تھا۔ تم نے کچھ کیا ہے نا؟ ہاں، میں نے خود پر یقین کیا ہے، وہی کافی تھا۔ اسکول واپسی کا دن آیا اور میں اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ میں نے پرانی قمیض پہنی، لیکن اس بار وہ مجھے چھوٹی نہ لگی۔ راستے میں محلے کی کچھ لڑکیاں ملی جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایک دوسرے سے سرگوشی کی۔ یہ وہی ہے نا جس کے بال، لیکن اب تو کتنی مختلف لگ رہی ہے۔ اسکول پہنچ کر میں پرانے فلور پر گئی، وہی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہاں اب بھی ویرانی تھی، لیکن اب وہ مجھے خالی نہیں لگتی تھی، جیسے دیواروں نے مجھے تسلیم کر لیا ہو۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے وہ نکل آیا۔ دیکھا، تم نے یقین کیا اور سب واپس آیا۔ میرے بال واپس آئے، لیکن اس سے زیادہ میں نے خود کو واپس پایا۔ محبت کی اصل یہی ہے، وہ تمہیں گم نہیں کرتی، تمہیں تم سے ملا دیتی ہے۔ اب ڈر نہیں لگتا، نہ اپنی ذات سے نہ دنیا سے، اور یہی جادو ہے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں لیلا، تم وہ ہو جسے ہماری دنیا میں بھی عزت دی جاتی ہے۔ کیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اب تم خود کو ٹھیک سمجھنے لگی ہو تو باقی سب ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔
मैं नीचे उतर आई और पहली बार दिल में यह एहसास था कि जो कुछ खोया था वो शायद इतना कीमती नहीं था जितना कुछ नया मिला है। मेरी ज़ात, मेरी पहचान और वो एतमाद जिसने मुझे बदसूरती के दायरे से निकाल कर खुद शनासी के सफ़र पर डाल दिया था। अब जब मैं खुद को कबूल कर चुकी थी, जब मेरे बाल वापस आ चुके थे और मेरी खामोशी में वकार आ गया था, तभी मेरे इर्द गिर्द की फ़ज़ा बदलने लगी। मोहल्ले की वो लड़कियां जो कभी मुझे काली कलोटी कहकर गुजरती थीं, अब मुझसे नज़रें चुरा कर निकलती थीं। पहले मैं पीछे हटती थी, अब वो पीछे हटती थीं। पहला वाक़या नाज़िया के साथ हुआ, वही नाज़िया जिसने एक बार मेरे कपड़ों पर पानी फेंक कर कहा था, सफ़ेद कपड़े तेरे लिए नहीं काली। एक दिन स्कूल से आते वक्त मुझे रास्ते में मिली। चेहरे पर निकाब था, लेकिन जब उसकी आंखें मुझसे टकराईं तो वो एकदम नज़रें झुकाकर पलट गई। अगले दिन अफवाह उड़ चुकी थी कि नाज़िया के चेहरे पर स्याह धब्बे पड़ चुके हैं जो किसी दवा से नहीं जा रहे। फिर रुखसाना की बारी आई। वो मेरे घर के सामने से हंसते हुए गुजरा करती थी। अब वो छुपकर गली पार करती थी और लोग सरगोशी करते। पता है, रुखसाना के चेहरे पर जैसे कालक फेर दी हो किसी ने। मोहल्ले की बातें अब सिर्फ दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रही थी। अम्मा भी अब हर बात को गौर से सुनने लगी थी। एक दिन दोपहर को चाय पीते हुए उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, तूने कुछ किया है उन लड़कियों के साथ? मैंने प्याली रख कर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही हुआ जो हमेशा होता आया है। लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं खामोश नहीं रही। पर सब कह रहे हैं कि तुझ पर साया है और वो साया बिंतकाम ले रहा है। अगर सच है तो ये वही लोग हैं जो बरसों से जख्म देते आए हैं। उस रात छत पर मुझे इंतज़ार करता मिला वो। तुमने सुना होगा सब क्या कह रहे हैं। मैं सुनता हूँ और देखता भी हूँ। अब वो तुम्हें नहीं, अपनी बदसूरती से डरने लगे हैं। ये तुमने किया? नहीं, मेरी दुनिया में कुछ उसूल होते हैं। जो दिल से जुड़े हों उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जो उन्हें तकलीफ़ दें उन्हें हिसाब देना होता है। तो ये बदसूरती का इंतकाम है? नहीं, ये इंसाफ है तुम्हारे लिए और हर उस लड़की के लिए जो सिर्फ चेहरे की बिना पर कमतर समझी गई हो। अगर सबको पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो तो उन्हें पता चलने दो। दुनिया हमेशा उससे डरती है जिसे वो समझ नहीं पाती। अम्मा ने कुछ दिन बाद एक आमिल को बुलाने का फैसला किया। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटा लंबी दाढ़ी वाला शख्स आ खड़ा हुआ। उसने घर में कदम रखा और कुछ देर हर कमरे में जाकर कुछ पढ़ाई की। फिर मुझे सामने बिठाकर गौर से देखा। लड़की पर असर है, पर यह असर आम नहीं, ये किसी ताकतवर जिन का साया है। क्या ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है? अम्मा ने घबरा कर पूछा। नहीं, लेकिन ये इसकी हिफाजत कर रहा है। मगर बात यह है कि अब ये साया दूसरों पर असर डाल रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। क्या इसका इलाज हो सकता है? इलाज तब होगा जब ये खुद इस वजूद को छोड़ने पर राजी होगी। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहली बार किसी बुजुर्ग के सामने मजबूत लहजे में कहा, बेटी, साए ताल्लुक मांगते हैं और कीमत लेते हैं। तुमने जो चुना है वो तुम्हें सबसे अलग कर देगा। तो कर दे। मैं अब वो नहीं बनना चाहती जो सबको खुश करने के लिए खुद को मिटाती रही। आमिल ने माँ से कहा कि कुछ दिन के लिए मेरा दम कराया जाए और मुझे अकेला न छोड़ा जाए। अम्मा ने सर हिलाया, लेकिन दिल में सवाल साफ था, क्या वाकई मैं बदल गई हूँ या अब उनके लिए मैं खौफ की इलामत बन गई हूँ? मोहल्ले वाले अब मेरे करीब आने से कतराते थे। बच्चे जब गली में खेलते और मैं सामने आती तो खामोश हो जाते। औरतें बात करते करते मेरी तरफ देखकर सरों पर दुपट्टा खींच लेती थीं। फारिया, जो खुद आईने से मुँह छुपाती थी, अब कहती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लोग अब मुझे नहीं, तुम्हें देखकर रास्ता बदलते हैं। मैंने उसकी बात पर सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कैसा लगता है जब लोग सिर्फ चेहरा देखकर फैसला करें। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं नहीं जानती तू किस रास्ते पर है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू महफूज रहे। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं छत पर गई और वो सामने खड़ा था। ये लोग मुझसे डरने लगे हैं, लेकिन तुम खुद को समझने लगी हो और असल जीत यही है लैला। मोहब्बत शक्ल नहीं मांगती, लेकिन दुनिया सिर्फ शक्ल पहचानती है। तभी तुम दुनिया से अलग हो गई हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसके कदमों के पास बैठते हुए कहा, अब जो कुछ भी होगा मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जो मैं थी वो तो मर चुकी थी। अब जो हूँ वो तुम्हारे साथ हूँ और ये मुझे मुकम्मल करता है। अब बदसूरती का बदला मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर जो रोशनी जाग चुकी थी वो किसी भी साए से ज़्यादा रोशन थी।
मोहल्ले में अब मेरा जिक्र खामोशी से होता, जैसे मेरा नाम लेना किसी खतरे को दावत देना हो। फारिया मुकम्मल तौर पर घर में बंद हो चुकी थी। अम्मा कुछ बदल गई थी, शायद हकीकत तस्लीम कर चुकी थी, या सिर्फ खौफ ने उनका रवैया नरम कर दिया था। मगर असल फैसला तब आया जब आमिल दोबारा हमारे घर पहुंचा। इस बार वो तन्हा नहीं आया, उसके साथ 2 नौजवान लड़के थे जो हाथ में अगरबत्तियां, दमदरूद की किताबें और एक बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा लेकर आए। सेहन में बैठकर आमिल ने सबको खामोश रहने का कहा और मुझे अपने सामने बिठा लिया। अब वक्त आ गया है कि सच तुम सबके सामने रखो। आमिल ने अपने हाथों से काली डोरी खोली और हवा में कुछ पढ़कर फूंकी। ये लड़की जिसके बारे में तुम सब डरे फिरते हो, इस पर एक जिनज़ादा साया किए हुए है। माँ ने चुपचाप अपना दुपट्टा सर पर खींचा। फारिया कमरे के दरवाजे से झांक रही थी। ये साया आम नहीं, ये ताकतवर है और ये इसे नुकसान नहीं दे रहा, बल्कि हर उस जुबान को चुप करा रहा है जो इसे कमतर समझती है। तो फिर क्या मसला है? माँ ने पहली बार हिम्मत करके पूछा। मसला ये है कि इसका वजूद अब खुद खतरे में है। उस जिनज़ादे का बाप, जो एक पुराना और सख्त गिर जिन है, मेरे दम की वजह से कैद हो चुका है और उसकी रिहाई के बदले में शर्त है कि लैला को छोड़ दिया जाए। कमरे की फजा जैसे साकत हो गई। मेरी सांस रुकी, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में जकड़ गईं। मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन जुबान बंद थी। ये क्या मतलब है कि उसे छोड़ दे? अम्मा ने पूछा। मतलब ये है कि जो वजूद उसे बचा रहा था वो अब नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं गया तो उसका बाप हमेशा के लिए कैद में रहेगा। आमिल की बात खत्म होने से पहले मेरे कदम खुद ब खुद सेहन से बाहर हो गए। मैं छत पर जा पहुंची, आंखों में सवाल और दिल में एक लरसती हुई उम्मीद कि शायद वो वहां हो। और वो था। साया खड़ा था, अपने साए की तरह खामोश, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता था। उसकी आंखों में वो नमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सब सच है? हाँ, सब। तो तुम जा रहे हो? मुझे जाना होगा। मेरे बाप की आज़ादी मेरे हाथ में है और उसके बदले तुम मुझे छोड़ दोगे? ये मेरा फैसला नहीं, ये एक सौदा है। एक बेटे की मोहब्बत की कीमत एक महबूबा है। क्या मैं इतनी मामूली हूँ? नहीं, तुम इतनी कीमती हो कि तुम्हें बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस बार बचाने का मतलब है तुम्हें खुद से आज़ाद करना। मैं ज़मीन पर बैठ गई, घुटनों में सर देकर जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ तोड़ दिया हो। वो मेरे करीब आया, बैठा और आहिस्ता से बोला, याद है जब मैंने कहा था कि मोहब्बत शक्ल नहीं देखती? आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि मोहब्बत कभी कैद नहीं करती। उसे अगर कुर्बानी देनी पड़े तो वो देती है। और तुम्हें कैसे पता कि मेरे बगैर तुम जिंदा रह सकोगे? नहीं पता, लेकिन तुम जिंदा रहोगी। तुम मजबूत हो। तुमने दुनिया की हर बदसूरती को झेल कर अपने अंदर खूबसूरती को जिंदा रखा है। तुम किसी के साए से नहीं, अपने वजूद से पहचानी जाओगी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम कभी वापस आ सकोगे? शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी एक निशानी हमेशा रहेगी। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटा सा मोती रखा, नीला सा, जैसे किसी झील की तह से निकाला गया हो। ये तुम्हारे पास रहेगा। जब तुम्हें मेरी याद आए इसे थाम लेना। ये भी कोई इंसाफ है? मोहब्बत कभी इंसाफ नहीं मांगती, सिर्फ सच कबूल करती है। वो उठा, मेरी तरफ आखिरी बार देखा और बोला, ये मेरा आखिरी लम्हा है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का पहला सच ये होगा कि तुम कभी अकेली नहीं थी। और वो धीरे धीरे हवा में तहलील होने लगा। मैंने आंखें बंद की और जब खोली तो वहां सिर्फ हवा थी, उसकी खुशबू बाकी थी, वो महक जो पहली बार मैंने पुराने स्कूल के कमरे में महसूस की थी। घर वापस आए तो माँ ने मुझे देखा, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, जो चला गया वो तेरे साथ ही है। मैंने तेरे चेहरे पर आज पहली बार सुकून देखा है। मैं खामोश रही, दिल में वो मोती थामा और जान गई, बाज़ जुदाइयां आखिरी नहीं होती, वो बस एक और शक्ल में रहती हैं। मैं अब भी वही लैला थी, लेकिन अब मैं खुद अपनी हिफाजत थी। सुबह की रोशनी जैसे किसी नई किताब का पहला सफ़ा हो। वो रात, वो आखिरी लम्हा और वो मोती मेरे तकिए के नीचे धड़क रहा था। कपड़ों की अलमारी खोली तो वहां एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी छोटी सी शीशी पड़ी थी। मैंने हैरत से उसे निकाला। उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक कागज चिपका था जिस पर तहरीर था, ये आखिरी तोहफा है, सिर्फ तुम्हारे लिए, साया। मेरे हाथ थरथरा गए, दिल में एक लरसती हुई याद ने सर उठाया। मैंने शीशी खोली, अंदर हल्की सी खुशबू थी,
وہی مہک جو اس کے موجودگی کے وقت فضا میں بسی رہتی تھی۔ کریم نرم تھی، انگلی پر لی تو ایسے لگا جیسے کسی خواب کو چھو لیا ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر لگائی۔ جیسی وہ کریم میری جلد کو چھونے لگی، ایک ٹھنڈی سی لہر میرے چہرے سے گزر گئی، جیسے کوئی پرانا زخم ٹھنڈک سے بھر گیا ہو۔ چند لمحے گزرے، میں نے پھر آئینے میں دیکھا۔ چہرہ وہی تھا، لیکن اب اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے روشنی اندر سے نکل کر باہر آ رہی ہو۔ گالوں پر نرمی، آنکھوں کے نیچے کی سیاہی کم، اور پورے چہرے پر ایک نیا عکس۔ اس لمحے کھڑکی ہلی، ہوا ایک ہلکے جھونکے کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا، بغیر کوئی آواز کیے، بغیر کسی اعلان کی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور وہ وہیں کھڑا تھا، جیسے وہ کبھی گیا ہی نہ ہو۔ یہ تم نے بھیجا تھا؟ ہاں، میں چاہتا تھا وہ دیکھوں جو دنیا دیکھنے کے قابل ہو، لیکن جو اصل ہے وہ تم پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ یہ تو خوبصورتی ہے، وہ بھی ایسی جو سب کو نظر آ جائے گی، لیکن وہ صرف آئینے کے لیے ہے، دل کے لیے نہیں۔ دل کی خوبصورتی تمہیں بہت پہلے مل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تو تم کیوں آئے ہو؟ الوداع کہنے، لیکن ایک بات کہنے کے لیے بھی۔ وہ کچھ قدم قریب آیا۔ تم اب وہ لیلا نہیں جو کبھی لوگوں کے تانوں سے ڈرتی تھی، تم وہ ہو جو خود سے لڑ کر خود کو پا چکی ہو۔ اور تم کیا پا سکے؟ تمہیں، اور پھر تمہیں چھوڑنے کی ہمت۔ یہی میری آزمائش تھی۔ تو یہ کریم، یہ صرف خوبصورتی ہے؟ نہیں، یہ یادگار ہے۔ جب دنیا تمہیں پھر سے دکھ دے، جب تم اپنے آپ پر شک کرو تو اسے لگا لینا۔ یہ تمہیں وہ لمحہ یاد دلائے گی جب کسی نے تمہیں دل سے خوبصورت کہا تھا۔ تم واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، یہ آخری ملاقات ہے، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ تم مجھے بھولنے کو کہو گے نا؟ ہاں، کیونکہ بھولنا ہی تمہیں محفوظ رکھے گا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، لیکن میں نہیں بھول سکوں گی۔ تم نے جس طرح مجھے دیکھا، جس طرح میرے وجود کو تسلیم کیا، وہ سب میری سانسوں میں بسا ہے۔ پھر بھی کہوں گا، بھولنے کی کوشش کرنا۔ اس کی آواز رک گئی، کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں خاموش رہی۔ وہ موتی میری ہتھیلی میں تھا اور وہ کریم میرے چہرے پر، وہ چیزیں جو نظر آتی تھیں لیکن جن کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک ایسا لمس جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف، جیسے کسی کو اجازت دے رہا ہو، جیسے کوئی دروازہ کھلنے والا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک روشنی ابھری اور لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ اب جانا ہوگا لیلا، تم محفوظ ہو، مکمل ہو اور خوبصورت ہو۔ مجھے تمہاری یاد آئے گی، اور مجھے بھی، لیکن ہماری دنیا کے درمیان فاصلے اب بڑھ چکے ہیں۔ پھر بھی تم جہاں بھی رہو، میں تمہیں اپنی دعاؤں میں رکھوں گی، میں تمہارے سائے میں رہوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آخری نظر مجھ پر گری اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ نہ کوئی دھواں، نہ کوئی آواز، صرف ہوا تھی اور اس کی خوشبو۔ میں کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ باہر خاموشی تھی، لیکن میرے دل میں شور مچا ہوا تھا۔ میں نے موتی کو بند مٹھی میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے بس ایک جملہ دہرایا۔ اس کی سسکیاں اور سانسوں کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ پھر میں نے آئینے کی طرف دیکھا۔ چہرہ روشن تھا اور آنکھیں نم، لیکن دل مطمئن تھا۔ اب کوئی تانا اثر نہیں کرے گا، کوئی آئینہ مجھ پر ہنسے گا نہیں، کیونکہ اب میں جان چکی تھی خوبصورتی شکل میں نہیں، محبت کی آنکھ میں ہوتی ہے، اور میں کسی جن زادے کی آنکھوں میں خوبصورت ہو چکی تھی۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کی سچائی اور خود اعتمادی میں ہوتی ہے۔